नमस्कार, स्वागत है आपका शाम 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गुजरात में अगड़ी जाति के गरीबों को 10% आरक्षण, 6 लाख तक की सालाना आय वालों को मिलेगा लाभ। पाटीदार संगठन की संविधान संशोधन की मांग। कांग्रेस ने कहा 20% आरक्षण मिले। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर बढ़ी तल्खी। बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा, किसके इशारे पर हुआ टेंडर में बदलाव। कांग्रेस ने दी 2 महीने में सच सामने लाने की चुनौती। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदर्श सोसाइटी गिराने का आदेश। अवैध निर्माण में शामिल नेताओं और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। अपील के लिए 12 हफ्ते का वक्त। देश नहीं लौटेंगे विजय माल्या। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, गिरफ्तारी और पासपोर्ट रद्द करने से नहीं होगी कर्ज वसूली। बैंकों से समझौते की पेशकश। और 1 मई को ही होगी कॉमन मेडिकल परीक्षा। तारीख आगे बढ़ाने की केंद्र की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। लोकसभा में छात्रों को और समय देने की मांग। और बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर से। गुजरात सरकार ने अगड़ी जाति के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। राज्य बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि पाटीदार संगठन ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। पटेल आंदोलन से उपजे असंतोष को थामने के लिए गुजरात सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में राज्य बीजेपी की बैठक में सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया। बिन अनामत जो ज्ञाति समाज है उनको 10% इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स उसमें बच्चे हैं, जो गरीब छात्रा छात्री है, तो उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिले, उस तरीके का पूरा बिल होगा। 1 मई को गुजरात दिवस के दिन इसकी अधिसूचना जारी होगी। 6 लाख तक की सालाना आय वाले इसके दायरे में होंगे और उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ अगले अकादमिक सत्र से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की है और राज्य में पहले से ही इतना आरक्षण है। सरकार वेरी सीरियस। हम ड्राफ्ट भी लीगली ऐसा बनाएंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग सिंसियरली फाइट करेंगे। पटेलों को ओबीसी में शामिल करने के लिए आंदोलन चला रही पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने इसे ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। आप पहले संविधान में परिवर्तन कर दें। संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार को हटा के आप आर्थिक आधार ऐड कर दें। इसके बाद ही रिजर्वेशन देने की घोषणा करते तो बात ईमानदारी की लगती। कांग्रेस ने 10 की जगह 20% आरक्षण देने और आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की मांग की है। सीपीएम ने संविधान में संशोधन करने की मांग की। अगर उनको करना था सही तरीके से तो विधानसभा में बिल लाके वो कर सकते थे। हमने उनको कहा भी था कि आप बिल लाइए। जब उन्होंने बिल लाने की तैयारी नहीं दिखाई तो कांग्रेस पक्ष ने बिल रखा था, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती थी। साफ सी बात यह है कि ठोस रूप से संविधान को बदलने की बात है। ये प्रस्ताव सीपीएम ने कई अरसे पहले रखी कि उसके बारे में चर्चाएं करे। 2 साल के अंदर कुछ चर्चा की नहीं ये सरकार। गुजरात में आरक्षण के लिए पटेल समुदाय का आंदोलन कई बार हिंसक हो चुका है। आंदोलन की वजह से पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा के सांसद केटीएस तुलसी साहब मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इसकी टेक्निकलिटी की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये वाकई में पॉसिबल होगा सरकार के लिए। आपको क्या लग रहा है, तकनीकी जो पहलू हैं इसके, उनके आधार पर कितना पेचीदा है ये और ये कितना प्रैक्टिकल लग रहा है ये? मेरे विचार में तो जब तक कानून नहीं लाया जाता तब तक ये आरक्षण नहीं हो सकेगा। और अगर संविधान में इसमें तब्दीली करने की आवश्यकता है तो जब तक संविधान में तब्दीली नहीं होती है
तब तक ये कानून भी नहीं बनाया जाएगा। तो इसलिए जो इंदिरा साहनी की जजमेंट है, कुल रिजर्वेशन आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये मेरे विचार में जो भी अभी वायदा किया जा रहा है, ये कानून के मुताबिक शायद इसको लागू करना संभव ना हो पाए। लेकिन ये इस दलील में कितना दम आपको लगता है कि सरकार कह रही है कि हम ड्राफ्ट करेंगे, पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझ के हम ड्राफ्ट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे। इसमें कितना, इस दलील में कितना दम लगता है आपको? जब कानून बनेगा तभी हम कह सकते हैं कि उसमें क्या दम है। अभी तो कानून भी नहीं बना, सिर्फ वायदा ही लगता है। हाँ। तो वायदे से बात यह है कि इस वक्त देश के युवा जो हैं ये संकट में हैं, क्योंकि नौकरियां बराबर घटती जा रही हैं। तो बजाय इसके कि और जो लोग कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से और बाकी इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं, वो नौकरी चाहते हैं। उनको नौकरी तो क्या मिलनी है, जो नौकरी पे थे उनको भी बर्खास्त किया जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा आक्रोश है युवा लोगों में जी। तो सिर्फ वायदे से ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका ठोस उनकी मदद करने के लिए, जिससे आज मदद हो सके। आज नहीं तो कल मदद हो सके, मगर एक वायदा जो पता नहीं कब पूरा होगा, सिर्फ उससे शायद युवा संतुष्ट होने वाले नहीं है। और इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। उसके लिए पार्लियामेंट में सर्वसम्मति होनी चाहिए और मेरे को लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर सभी पार्टियां राजी हो जाएंगी और इसको सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही आपने कहा सर कि लेफ्ट भी कह रही है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे, 2 साल पहले से हम कह रहे हैं कि आपने चर्चा नहीं कराई। कांग्रेस का भी यही कहना है कि आप 10 क्यों 20% लाइए, लेकिन संविधान संशोधन करिए। तो फिर अभी ऐसी क्या जल्दबाजी थी सरकार को कि आनन फानन में ये घोषणा करनी पड़ी? और दूसरा, आपके सामने एक एग्जाम्पल था राजस्थान का, जब आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं उनको 14% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन वो हाईकोर्ट से खारिज हो गया। तो क्या ऐसी जल्दबाजी में आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बात है फिलहाल? मेरे को लगता है कि सरकार में क्लैरिटी नहीं है कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे सरकार के जो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस में शायद इसके ऊपर बिल्कुल वो राजी नहीं है इसके लिए। जी। वो इसके खिलाफ हैं। तो अब कैसे फिर सरकार अगर संवैधानिक संशोधन लाएगी तो आरएसएस की इजाज़त के बिना तो नहीं चल सकेंगे। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि उन्होंने सोचा कि भाई जो भी होगा एक ऑर्डर कर देते हैं ताकि लोगों को इससे तसल्ली दी जा सके। मगर मेरे को लगता है कि जो पटेल्स का आंदोलन गुजरात में है या जो जाट का आंदोलन हरियाणा में है जी, इसकी मूल कारण तो यही है कि नौकरियां कम होती जा रही हैं और देश इसके युवा अपने आप को संकट में पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए, और जो तकनीकी पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के उन्हें समझाने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज, सरकार के काम पर मतदाता की आवाज, राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016
सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों पर बड़ा आदेश दिया है। सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को इससे जुड़े सभी आरटीआई आवेदनों का जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भी आदेश दिया गया है कि वो प्रधानमंत्री से जुड़ी डिग्रियों की जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय को दें ताकि उसे अपने यहाँ खोज कर इसकी जानकारी मुहैया करा सकें। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि वो अपनी डिग्रियां सार्वजनिक करने को तैयार हैं, बशर्ते सीआईसी ऐसा ही निर्देश प्रधानमंत्री को भी दे। विशाल दैया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ कहा है सीआईसी ने और फिलहाल इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं? देखिए, सीआईसी ने सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो और जो दो यूनिवर्सिटीज हैं, दो विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय, दोनों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री की जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी है वो जानकारी अगर कोई मांगता है तो उसको तुरंत मुहैया कराने का इंतजाम किया जाए। यानी कि सीधे तौर पर दोनों ही जो कार्यालय हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर इन दो विश्वविद्यालयों का एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यालय हो, उनको कहा गया है कि वो आपस में तालमेल बिठाकर पूरी जानकारी इकट्ठी करें और जब भी किसी इस मामले से संबंधित जानकारी मांगी जाए तो वो जानकारी मुहैया कराई जाए। दरअसल प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अपने इलेक्शन एफिडेविट में इस बात को लिखा था कि उन्होंने सन 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल के पत्र की बात है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक मामला है। जब 2014 के चुनाव में उन्होंने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस बदला था एफिडेविट में, तो उसको लेकर एक शिकायत दर्ज की गई थी और सीआईसी ने कुछ दिन पहले कहा था कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल को एक पब्लिक सर्वेंट माना जाए, क्योंकि वो एक विधायक हैं और उनसे जुड़ी हुई सारी जो जानकारी है उसको पब्लिक किया जाए। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने सीआईसी को एक पत्र लिखकर कहा था कि जब उनसे संबंधित सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में लाई जा सकती है तो प्रधानमंत्री से संबंधित जो जानकारी है, खासतौर पर उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो जानकारी है उसको सामने लाने में क्यों की जा रही है। तो उसके जवाब में अभी सीआईसी ने कदम उठाया है और एक आदेश पारित किया, लिखा है प्रधानमंत्री कार्यालय को और दोनों विश्वविद्यालयों को, और उनको कहा है कि इससे संबंधित सभी जानकारी तुरंत और जब भी मांगी जाए वो सही तरीके से मुहैया की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं देश में सूखे से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के कई जिले भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। आलम यह है कि लोग काम धंधा छोड़कर पानी की जुगत में मीलों सफर तय कर रहे हैं। सरकार ने लातूर समेत कुछ जगहों जल दूत ट्रेन के जरिए पानी तो जरूर भेजा, लेकिन नागपुर जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां लोग कीचड़ से पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं। कुएं में पानी नहीं है, लोग दूर दूर से पानी लाते हैं, वो पानी स्वच्छ नहीं है। मुख्यमंत्र्याचा जिल्हा आहे, हे पोरगी पाण्याला जाते, आता खेळाची पोरगी वय का पाण्यात जायची वय, तुम्ही सांगा। या बहुत बुरी हाल है, पानी है ही नहीं गाँव में। नागपुर का ग्रामीण इलाका पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहा है। नलों में पानी नहीं है तो कुओं में भी चंद बाल्टी पानी बचा है। बदतर होते हालात और प्यास बुझाने की झुंझलाहट ने इन लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। ये इलाका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में आता है, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमको बहुत त्रास होता है यहाँ पे पानी लाने के लिए, और 2 किलोमीटर से जाना पड़ता है। जिसके यहाँ बर्थडे वाले वो लाते हैं, लेकिन हमारी गति है नहीं यहाँ पे। और रात में 2 बजे उठे हम आज तो पानी लाने के लिए, लेकिन पूरा पानी गंदा हो गया था यहाँ पे कुएं में। हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे? हमारे बच्चे हैं पानी पीने के लिए।
फिर क्या करेंगे हम? 40 डिग्री से ऊपर का पारा और झुलसा देने वाली गर्मी, जहां सिर पर पानी की मटकियों का बोझ लाद कर महज कुछ कदमों का सफर मीलों लंबा लगने लगता है। ऐसे में यहाँ की औरतें रोज 2 किलोमीटर दूर अपने और परिवार की प्यास बुझाने का इंतजाम करने पैदल जाती हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पानी नसीब होगा या नहीं, वो भी किस्मत के भरोसे है। सरकार की तरफ से अभी तक गांव के लोगों के लिए कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ से सुबह से शाम तक के पानी नहीं मिलता। रोज 2 बजे से पानी लाना पड़ता भाई लोगों को। और यहाँ पर कोई सरकार की कोई योजना नहीं, ना टैंकर है ना कुछ है। और जो ग्राम पंचायत के भी कुआं है उसमें भी कुछ पानी नहीं, पूरे नल सूखे हैं। हलक में पानी की चंद बूंदों को उतारने की हसरत लिए इन लोगों को गंदे पानी से भी समझौता करना पड़ रहा है। लिहाजा ये लोग पानी को कपड़े से छान लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका असर इनके बच्चों की सेहत पर दिखाई देगा। लेकिन प्यास की मजबूरी ने यहाँ के लोगों के सामने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तल्खी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने पूछा है कि टेंडर की शर्तों में किसके इशारे पर बदलाव हुआ। कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि वो धमकी देने की बजाय 2 महीने में सच्चाई सामने लाए। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि टेंडर में ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाले से हेलीकॉप्टर खरीदने की बात क्यों बदली गई। फील्ड ट्रायल भारत में कराए जाने की बजाय कंपनी के परिसर में कराने की अनुमति किसने दी। करार होने के तुरंत बाद इटली की मीडिया में भ्रष्टाचार की खबरें आने के बाद इसे रद्द क्यों नहीं किया गया। मैं इतना पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि किसके इशारे पर ये परमिशन उनको दी गई, किसके इशारे पर उनको टेक्निकली क्वालिफाइड पाया गया और टेंडर की शर्तों के साथ ये जो छेड़खानी हुई है वो किसके इशारे पर हुई है। कांग्रेस ने सरकार पर आधी सच्चाई सामने लाने का आरोप लगाया। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर इसमें कांग्रेस की भूमिका होती तो सीबीआई से जांच क्यों कराई जाती या फिर करार रद्द क्यों किया जाता। जिन्होंने इस डील में पैसा लिया है, कितना लिया है, कहां लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है, अगर इस गवर्नमेंट में दम है तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर ये मॉनसून सेशन में इसी सदन में बता दे। उधर राज्यसभा में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। स्वामी ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष ने अगस्ता वेस्टलैंड की मुख्य कंपनी फिन मैकेनिका को यूपीए सरकार के वक्त काली सूची में डालने की गलत जानकारी दी। कांग्रेस ने भी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ ऐसा ही नोटिस दिया है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1 मई से होने वाली मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा तय समय पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 मई को परीक्षा न कराने की केंद्र की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे जुड़ी याचिकाओं पर बाद में सुनवाई होगी। केंद्र ने एक ही बार में 24 जुलाई को परीक्षा कराने की अपील की थी। इस बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 6.5 लाख उम्मीदवारों के बैठने की उम्मीद है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट को 2 चरण में कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की अर्जी लगाई। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 1 मई को होने वाली परीक्षा को रद्द कर सभी छात्रों को 24 जुलाई को परीक्षा देने की इजाजत दी जाए। साथ ही राज्य सरकारों और निजी कॉलेजों को अकादमिक सत्र 2016-17 के लिए अलग परीक्षाएं कराने की अनुमति देने को कहा। लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए परीक्षाएं तय समय पर कराने का आदेश दिया है। The Honorable Supreme Court has refused to constitute the bench as of now. There is no bench which is being constituted. The examination as slated on 1st May 2016 will take place. This will be the first phase of NEET examination. इससे पहले लोकसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 2 चरण में कराने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1 मई को परीक्षा होने से छात्रों को तैयारी का समय नहीं मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा है
कि जो कल 1 मई का है, इस टेस्ट को जो 2 है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट 1 और 2, इसको दोनों को कंबाइंड करके एक साथ 24 जुलाई को हो जाए, जिससे कि 17 अगस्त के रिजल्ट में आ जाए। कांग्रेस और शिवसेना सांसदों ने अलग अलग पाठ्यक्रम और भाषा का हवाला देते हुए इसे 2018 से लागू करने की मांग की। पहली रिक्वेस्ट ये है कि ये 2018 को करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में स्पेशल लीव पिटीशन अगर सरकार लाएगी तो कुछ ना कुछ मदद होगी। अगर ये बात नहीं हो सकती है अध्यक्ष जी, तो कम से कम 3 महीने का समय, यानी 24 जुलाई को जो एग्जाम है, उस 24 जुलाई के एग्जाम में कम से कम सभी लोगों को अपेयर होने का मौका मिले। सारे राज्यों में इसको प्रखर विरोध हो रहा है। मैं आपके माध्यम से HRD मिनिस्टर को कहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे जाए, ये निर्णय आपका है, उसको हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये 2018 से इसे लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया था कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 1 मई और दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुनाए गए अपने फैसले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पूरे देश में एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा कराने को कहा था, लेकिन इस पर अमल में देरी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 मंजिला आदर्श हाउसिंग इमारत को गिराने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 12 सप्ताह की रोक लगा दी है ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सके। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अवैध तरीके से इमारत बनाने वाले अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल पर्यावरण मंजूरी के बिना बनी इस इमारत को पर्यावरण मंत्रालय ने गिराने का आदेश दिया था। आदर्श सोसाइटी ने इससे कोर्ट में चुनौती दी थी। ये इमारत रक्षा मंत्रालय की ज़मीन पर बनी है। इससे पहले इसमें सैनिकों और उनके परिजनों को फ्लैट देने की बात थी। बाद में नियम बदलकर अधिकारियों और नेताओं को भी फ्लैट दे दिए गए। 2010 में यह मामला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था। में भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, तो जब कोर्ट में मुकदमा चलेगा उन बड़े बड़े नेताओं और सरकारी अफसरों के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार करके आदर्श को आगे आने दिया, तो मुझे लगता है अब बहुत प्रबल संभावना हो गई है कि इस तरह के अधिकारी और नेता जरूर जो है कोर्ट उनको फौजदारी कार्रवाई में कन्विक्ट करेगा। भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या को स्वदेश वापस लाए जाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए शराब कारोबारी माल्या ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत में हो रही उनके खिलाफ कार्रवाई की वजह से वो भारत नहीं लौट पा रहे हैं और वो अभी भी बैंकों के साथ वाजिब समझौता करने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं कि माल्या का पासपोर्ट रद्द किए जाने और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद गुरुवार को ही विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश हाई कमीशन से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की थी। The banks need to also consider the fact that there are other creditors who also need to be paid off and satisfied. I can't possibly be seen to be giving preference to the banks just because of this extraordinary pressure being put on me by various government agencies. और बुलेटिन में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 25 और फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। शुक्रवार को संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने दिल्ली में इन फाइलों को जारी किया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए इतिहासकारों को नेताजी के जीवन के बारे में जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जांच टीम की चार्जशीट को चुनौती दी थी। मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में पुरोहित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने घूस लेने के कथित आरोपी टीएमसी सांसदों और विधायकों की योग्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया है। हाल ही में नारद न्यूज चैनल ने एक स्टिंग जारी कर टीएमसी सांसदों को घूस लेने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक घर में आग लगने से 6 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब परिजन शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। आग लगने की वजह साफ नहीं हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश भर में ट्रेड यूनियंस के विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ ब्याज दर बढ़ा दी है।
वित्त मंत्रालय ने ब्याज दर 8.7% से बढ़ाकर 8.8% कर दी है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ ब्याज दर को 8.75% से घटाकर 8.70% कर दिया था। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन में जंगलों के 1600 हेक्टेयर भाग में लगी भीषण आग ने प्रशासन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इससे आसपास के करीब 1500 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्यपाल के पॉल ने वन विभाग से प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 350 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 30,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर सोने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने को इसकी वजह माना जा रहा है। सर्राफा कारोबारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद ये लगातार तीसरा दिन है जब सोने में तेजी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अधिकारियों को 70 के बजाय 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने की सलाह दी है। कोर्ट ने यह बात लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान कही। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने सलमान खान के बाद सचिन तेंदुलकर, AR रहमान और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के सामने रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव रखा है। अभिनव बिंद्रा पत्र मिलने के बाद एम्बेसडर बनने के लिए राजी हो गए हैं। IOA सचिन और AR रहमान के जवाब का इंतजार कर रहा है। चीन के वुहान में खेले जा रहे एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत की साइना नेहवाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में साइना ने चीन की शिजियन वांग को 21-16, 21-19 से हरा दिया। साइना नेहवाल ने दूसरी बार एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है।